मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हिंदू इस देश में कहाँ बसता है। आप गांव की पगडंडियों में, आप शहरों में जाइए, यहाँ जातियाँ बसती, हिंदू नहीं बसते हैं। अगर हिंदू कोई एक गाँव हो तो मुझे चल के दिखा दिए कि हिंदू एक गांव है, वहाँ धोबी, चमार, पासी, कोरी, यहिर, गलेरिया, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बसते हैं। मैं कहता हूँ कि इस हिंदू राष्ट्र में दलितों का क्या स्थान होगा, इस हिंदू राष्ट्र में पिछड़ों का क्या स्थान होगा, इस हिंदू राष्ट्र में अयोध्या में बनने वाली मंदिर में क्या दलित और पिछड़े समाज का कोई पुजारी बनेगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि किन दलितों से इनका उद्घाटन कराया जाएगा, और जो बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े हैं, वहाँ क्या दलितों की जो ये डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम आदमी परेशान है, उस तबके की परेशानी को लेकर के हम विचारधारा के साथ साथ उन आम तबकों की परेशानी, रोजगार और शिक्षा को लेकर के हम इस सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे लखनऊ को आप देख लीजिए। यहाँ जो निर्माण के काम हुए हैं, यहाँ जो विकास के काम हुए हैं, चाहे वो मेट्रो चलाने का काम हो, चाहे JPNIC बनाने का काम हो, चाहे आपके सामने ये गोमती रिवर फ्रंट है, आप चले जाए आलमबाग बस अड्डा देख लीजिए, आप DGP कार्यालय देख लीजिए, आप यहाँ का इकाना स्टेडियम देख लीजिए, आप माता और शिशु के नाम से, राम मनोहर लोहिया के नाम से जो बना है। दंगा करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग। पूछ रहा हूँ कि ब्रजेश सिंह कौन है? मैं पूछ रहा हूँ धनंजय सिंह क्यों घूम रहे हैं? विनीत सिंह MLC कैसे बन गए? ब्रजेश सिंह की पत्नी मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से कैसे? और आने वाला समय समाजवादी सरकार का है, समाजवादी विचारधारा का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश में आप देखिए जिस तरह दंगे फैल रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव की टीम किस तरह से तैयारी करेगी, और 24 के चुनाव में किस तरह से जो PDA का नारा दिया गया है, उसको जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो अलग अलग वाहिनी बनाई गई, विंग बनाई गई है, 16 संगठन है, उसको लेकर के क्या जिम्मेदारी तय की गई है, उनकी संगठन किस तरह से जमीन पर काम करेगा, उसको लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि 24 के चुनाव में, 24 के महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो विंग है क्या जिम्मेदारियां होंगी, और PDA में जो नारा दिया गया उसको ज़मीन पर कैसे उतारेंगे, और NDA की जो नाम दिया गया है विपक्ष दलों द्वारा, उस NDA में PDA की भूमिका क्या होगी, और ख़ास तौर से अखिलेश यादव क्या भूमिका होगी। तमाम मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। और इस समय मैं लखनऊ मौजूद हूँ। पीछे जो नज़ारा है ये गोमती रिवर फ्रंट है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसमें बहुत सारा काम कराया गया था। बातचीत करेंगे इस पर भी। स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव के पहले। थैंक यू। ये बताइए कि तमाम जो संगठन हैं आपके, तमाम जो विंग है समाजवादी पार्टी की, क्या जिम्मेदारी उनकी होगी, क्या वो भूमिका निभाएंगे? क्योंकि 24 का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कई विंग है, कई हैंड्स है। आप जैसे मजदूर सभा है, अधिवक्ता सभा है, शिक्षक सभा है, लोहिया वाहिनी है, समाजवादी छात्र सभा है, और माननीय श्रद्धेय नेताजी के नाम से विंग है, और युजन सभा है। अगर आप देखेंगे तो समाज कई भागों में इसे बांट के देखेंगे तो मजदूर सभा, मजदूरों की अलग समस्याएं हैं, और इस दौर में उनकी समस्याएं बढ़ी हैं। शिक्षक सभा शिक्षकों की समस्याओं से रिलेटेड लेकर के उनको एकजुट करके जन आंदोलन करती है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। इसी तरह लोहिया वाहिनी है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से बाबा साहब वाहिनी है। तो ये बाबा साहब वाहिनी और लोहिया वाहिनी, जो लोहिया जी के विचार हैं, जो समाजवादी विचार थे, जो समाजवादी आंदोलन थे, उस आंदोलन की धारा को आगे बढ़ाने का काम करती है, और अन्याय के खिलाफ मजबूती से डट के लड़ने का काम करती है। और बाबा साहब के विचारों से बाबा साहब वाहिनी है, उनके वाहक हैं। वाहिनी का मतलब ही होता है वाहक, विचारों के वाहक। तो उन्हें ले जाकर जन जन तक पहुँचाने का काम, और जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, उनको जोड़ करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का काम, और जो अन्याय और जो शोषण है, जो नफ़रत की राजनीति है, उसको समाज से दूर करने का, उसे हटाने का, उसे हराने का काम करती है। आप लगातार कह रहे हैं कि जो बाबा साहब के जो विचार हैं, चाहे लोहिया जी के जो विचार हैं, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए एक वाहक के रूप में आप लोग काम करते हैं। तमाम और दल हैं, संगठन है, जैसे बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है, तमाम ऐसे संगठन हैं, वो लोग हिंदुत्व की नारेबाजी करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, तमाम ऐसी नारेबाजी करते हैं। तो उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि तमाम जो हिंसा खबरें सुनने में आ रही हैं, अभी ट्रेन में एक RPF के जवान ने गोली मार दी, तमाम घटनाएं हुई, नूह में हिंसा हो रही है। तो ये जो समाज में फैली हुई है तमाम हिंसात्मक जो मानसिकता है, उससे कैसे आप लोग लड़ेंगे? क्योंकि आपके जो विचार हैं आपने 14 में फैलाने की कोशिश की, 17 में, 19 में, 22 में, लेकिन वो विचार लग रहा है कि कम प्रभाव कर रहे हैं, और जो ये हिंदुत्ववादी सोच है, तमाम जो सोचें हैं, ये ज़्यादा हावी हो रहा है। देखिए, हमारे पास हमारे बहुजन महापुरुषों की एक लंबी विरासत है इन नफ़रत वाली ताकतों और जो सामंती ताकतें उससे लड़ने की, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे समाजवादी पुरोधा आदरणीय लोहिया जी हों, हमें श्रद्धेय नेताजी हों। एक लंबी विरासत है हमारे पास, और
कभी भी आप जो भी नफ़रत की राजनीति होती है, आप जहाँ दुनिया में जहाँ भी देखेंगे जो आंदोलन है वो समाजवादी आंदोलन को जीतने का काम किया है। आपने कहा कि हिंदू संगठन है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हिंदू इस देश में कहाँ बसता है? आप गांव की पगडंडियों में, आप शहरों में जाइए, यहाँ जातियाँ बसती, हिंदू नहीं बसते हैं। अगर हिंदू कोई एक गाँव हो तो मुझे चल के दिखा दिए कि हिंदू एक गांव है, वहाँ धोबी, चमार, पासी, कोरी, यहिर, गलेरिया, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बसते हैं। यहाँ कोई हिंदू नहीं है। ये हमारे जो दलित पिछड़ा संख्या के उनको शोषण करने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के लिए हिंदू बनाने की कोशिश है कि उनके वोटों के माध्यम से वो राज करें और शासन सत्ता यहाँ के जो 15% तबका है, जो दल ठाकुर और ब्राह्मण तबका है, वो उस पर शासन करे, राज करे, उनको बेवकूफ़ बनाए, उनके अधिकारों को खाए। यहाँ हिंदू इस देश में रहता ही नहीं, यहाँ जातियों का बटा देश है। और जब भी, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी लड़ाई रोजगार की है, हमारी लड़ाई स्वास्थ्य की है, हमारी लड़ाई शिक्षा की है, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए और जो जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी देना चाहिए। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में और इस देश के किसी भी गांव में हिंदू नहीं रहता है, बल्कि यहाँ जातियाँ निवास करती हैं। इसलिए हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं इस देश में हिंदू नहीं रहता। इस देश में जो वर्तमान में सत्ता दल है केंद्र में, या तमाम जो नेता हैं उनके, वो कहते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर हम चलते हैं, यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं कि इस हिंदू राष्ट्र में दलितों का क्या स्थान होगा, इस हिंदू राष्ट्र में पिछड़ों का क्या स्थान होगा, इस हिंदू राष्ट्र में अयोध्या में बनने वाली मंदिर में क्या दलित और पिछड़े समाज का कोई पुजारी बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि किन दलित से इनका उद्घाटन कराया जाएगा? जो बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े हैं, वहाँ क्या दलितों की भागीदारी होगी? दलित और पिछड़ों को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हमें एक्चुअली में हिंदू राष्ट्र के नाम से हमें गुलाम और हमें पिछड़ा रखना चाहते हैं। इसलिए हिंदू का एक काल्पनिक वक्तव्य का वो एकजुट करने का काम करते हैं। लेकिन जो पिछड़ा तबका है, जो दलित तबका, वो समझ चुका है कि हमारे हक को मारा जा रहा है। अभी आप देख लीजिए कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कौन है, अभी आप देखिए प्रमुख सचिव कौन है, अभी आप देख लीजिए कि जो भी वैकेंसी बांदा विश्वविद्यालय में निकली, गोरख विश्वविद्यालय में निकली है, उसमें कौन किस जाति के लोग रहे, उसमें कि हिंदू हुए हैं कि अपर कास्ट के लोग हुए हैं? वहाँ दलित पिछड़ों की भागीदारी क्यों नहीं हुई है? अभी उनके छात्रवृत्तियाँ काटी जा रही है, उनको घोड़ी पर चढ़ने पर रोका जा रहा है। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया है। उनको अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो उन पे ईंट पत्थर चलाए जाते हैं, उनको चढ़ने से रोका जा रहा है। तो ये कौन सा तबका है? ये हिंदू कहाँ रहता है कि ये दलित को घोड़ी पे चढ़ने में चुनाव आएगा सब हिंदू बन जाएंगे? वो ये हिंदू कोई बनता नहीं ना, हिंदू कभी बन सकता है कोई? क्योंकि यहाँ ये समाज जातियों में बटा समाज है और जाति के नाम से ही शोषण है। यहाँ सब जातियों में बटे लोग हैं और ये कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्होंने हिंदू का नारा दे करके हमारे आपके वोट को लेकर के हम ही पे राज करते हैं और हमारे हक और सम्मान को लूटने का काम करते हैं। लगातार बयानबाजी होती रहती है कि सपा ने कोई काम नहीं किया, सपा के समय गुंडाराज था, परिवारवाद था, माफिया तमाम जो उनकी गुंडागर्दी चलती थी। सपा ने कौन कौन से काम किए हैं? अगर सपा ने काम किए हैं तो आप लोग वो जनता के बीच पहुंचा क्यों नहीं पाए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे लखनऊ को आप देख लीजिए, यहाँ जो निर्माण के काम हुए हैं, यहाँ जो विकास के काम हुए हैं, चाहे वो मेट्रो चलाने का काम हो, चाहे JPNIC बनाने का काम हो, चाहे आपके सामने ये गोमती रिवर फ्रंट है, आप चले जाए आलमबाग बस अड्डा देख लीजिए, आप DGP कार्यालय देख लीजिए, आप यहाँ का इकाना स्टेडियम देख लीजिए, आप माता और शिशु के नाम से, राम मनोहर लोहिया के नाम से जो बना है अस्पताल देख लीजिए। ऐसी तमाम चीज़ें जो लखनऊ में बनी हुई है, आप देखिए कि समाजवादी समय में उनका निर्माण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है कि DGP कार्यालय हो, चाहे वो इकाना स्टेडियम, उसका अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, एशिया की टॉप बिल्डिंग बनी है, उसको कल्याण सिंह का नाम दे दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे लोक भवन विधानसभा के सामने, उसको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दे दिया, समाजवादी समय बनी जो एशिया की टॉप बिल्डिंग है। तो इस तरह आप देखेंगे तमाम जो नामों को बदला गया। मेट्रो का आपने फिर से उद्घाटन किया, आलमबाग बस अड्डे को आप देख लीजिए, उसके नाम से बनाने का और पूरे प्रदेश में इस तरह के बस अड्डे बनाने का जो विजनरी काम है वो समाजवादी सरकार में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 6 सालों में पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कंस्ट्रक्शन का काम, एक भी निर्माण का काम अगर किया हो तो अपने वो साबित करें। नाम बदलने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसलिए जो भी विकास के काम हो, चाहे लैपटॉप बांटने का काम हो, रोजगार देने का काम हो, शिक्षा मित्रों से आप मिलिए जा करके, जो चाहे 100 डायल है उसको 112 करने का काम हो, नाम बदलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया और सारे काम समाजवादी पार्टी के हैं और उसका फीता काटने का काम किया है। अच्छा, एक और सवाल है कि जब से बीजेपी खासतौर से यूपी में कहें या 14 से सत्ता में आई है, तब से ये देखा गया कि तमाम जो सड़कों की बात हो गई या बिजली की बात हो गई, तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी जो बातें हैं, उनको लेकर के सभी सरकारों में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन
क्या नहीं लगता आपको कि जब से बीजेपी आई है तब तक एक विचारधारा की लड़ाई हो गई है शुरू, कि एक विचारधारा को पसंद करने वाले लोग, उस विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले लोग, फिर दूसरा जो विपक्ष है उसकी विचारधारा अलग है। तो लगता है कि जो परिवर्तन होगा वो इन मुद्दों पर बातचीत करने से होगा या विचारधाराओं को मजबूत करने से परिवर्तन होगा? देखिए, हमें जो आम जनमानस की जो समस्याएं, उस समस्याओं को भी लेकर के हमें सामने आना है। आप देखिए महंगाई कितनी बढ़ी है, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो दाल के दाम हो, चाहे प्याज के हो, टमाटर के हों। आप देखिए कितनी महंगाई है, आम आदमी परेशान है, आम आदमी का जीना दूभर है, उनकी शिक्षा महंगी हो गई, रेलवे का टिकट महंगा हो गया है, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जो खाना बनाते वो महंगा हो गया और उस पर अलग से कर थोपे जा रहे हैं। लगातार आए दिन कोई ट्रैफिक के बिजली के टैरिफ के नाम से कहीं वसूली चल रही है, इस समय ट्रैफिक के नाम से हर जगह वसूली का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो ये डेली रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो आम आदमी परेशान है, उस तबके की परेशानी को लेकर के हम विचारधारा के साथ साथ उन आम तबकों की परेशानी, रोजगार और शिक्षा को लेकर के हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाला समय समाजवादी सरकार का है, समाजवादी विचारधारा का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश में आप देखिए जिस तरह दंगे फैल रहे हैं, हर आदमी परेशान है। आप सोचिए उन दंगों में कौन मारा जा रहा है। उन दंगों में मुजफ्फरनगर में भी 2013 में जब आपकी सरकार थी, आरोप लगता है। देखिए दंगा करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, बजरंग दल के लोग। मैं कह रहा हूँ दंगे सरकार में हुए, सरकार ने पूरा प्रयास किया, दंगों को कुचला, दंगाइयों को रोका, दंगाइयों को जेल भेजा। लेकिन अगर दंगाइयों को सम्मानित किया जाए, लिंचरों को जो लिंचिंग करते हैं, जो लोग भीड़ के द्वारा मार देते हैं अल्पसंख्यकों को, उनको माला पहना रहा है कोई मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, और दंगाइयों को प्रोटेक्शन पुलिस के द्वारा मिल रहा है, मंत्रियों के द्वारा मिल रहा है। और अभी आपने मुख्यमंत्री खट्टर का बयान देखा, आपने कैसा कहा कि किसी पूरी इतनी पुलिस नहीं कि सबकी सुरक्षा कर सके। जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, जो उनको प्रोटेक्शन करने का काम, उनको बढ़ावा देने का काम है, ये सरकार का निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दंगे अगर किसी सरकार में होती है तो सरकार उसे रोकने की, उन दंगाइयों को कुचलने के, उनको जेल भेजने का काम करती है। सीना ठोक के कह रहे हैं कि जब से मेरी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार है, यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। योगी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो घर गिराए गए, जो बुलडोजर चलाए गए मुसलमानों के, उनको डराया गया, बरेली में उस एसपी को हटाया गया। किस लिए हटाया गया? ये दंगे कराने की पूरी कोशिश है, पूरी साजिश है। आपने कानपुर का दंगा देखा किस तरह हुआ, आपने देखा कि किस तरह सी और एनआरसी के नाम से गरीबों को, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको मारा गया, गोली चलाई गई, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेल भेजे गए, उनके घर गिराए गए। ये क्या, ये दंगा एक जिस तरह योगी जी एक आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जिस तरह आप आम तबके को, एक मुसलमान तबके को आप डरा रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये संविधान के विरुद्ध में और मानवता के विरुद्ध में। कह रहे हैं एक भी यूपी में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो निर्दोष है और आकर के कह दे कि योगी जी मैं निर्दोष हूँ और मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रजेश सिंह कौन है? मैं पूछ रहा हूँ धनंजय सिंह क्यों घूम रहे हैं? विनीत सिंह MLC कैसे बन गए? ब्रजेश सिंह की पत्नी मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से कैसे विधान परिषद चली गई हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि जो तमाम उनकी जातियों के हैं, चाहे राजा भैया हों, ऐसे तमाम जो उनकी जातियों के लोग हैं, कैसे वो खुले घूम रहे हैं? ब्रजेश सिंह तो 10 लोगों की हत्या का उन पर आरोप है। राजा भैया का तो समाजवादी पार्टी ने जेल से निकाल करके जेल मंत्री बना दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर चला रहा हूँ, तो उनकी स्वजाति लोगों पे कब बुलडोजर चलेगा? कब उनको जेल भेजा जाएगा? कब उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा? तो ये योगी जी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी लोगों पे, मुसलमानों पे, दलित और पिछड़ों घर। आपने देखा आजमगढ़ में जो एक दलित समाज से आने वाले पासी समाज के प्रधान को कैसे उसके माताओं बहनों को पीटा गया, उसका घर तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। कैसे मनमाना है इनके पुलिस वाले। आपने देखा कि गोरखपुर में एक नौजवान को कैसे पीट पर पुलिस ने मार दिया। आपने देखा हाथरस में एक दलित बेटी के साथ कैसे रेप हुआ, उस पर झूठे मुकदमे, जो अगर आवाज़ उठाई तो उसमें मुकदमे। आपने देखा किसानों को कैसे कुचला गया गाड़ी चढ़ा करके, लखीमपुर खीरी में आपने देखा। तो अब ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही घटी है, ये घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं। जिस तरह किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों की मां बहन बेटियों के साथ अपमान हो रहा है, उनका इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में सब कुछ है? ये डर है, ये भय है प्रशासन का। अगर आप एक संवैधानिक पद पे हैं तो आपको न्यायप्रिय होना चाहिए, ये संविधान कहता है। लेकिन योगी जी अलग तरीके से नए रोज खेले खड़े के अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का उन्होंने छीन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा योगी जी के बयान पे कि अगर ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद की आप बात कर रहे हैं तो आप उस मुख्यमंत्री आवास में जब मैं हटा था, एक पिछड़े का बेटा जब उसमें बैठा था, तो आपने उसको गंगा जल से धुलाया, तो उस दीवारें भी चीख के आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर उसके लिए क्यों किया गया है? एक पिछड़े के साथ, दलित बेटे के साथ अपमान करने का काम क्यों किया गया? लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी? यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, बहुत बड़ा नंबर है। अखिलेश यादव की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, यहाँ भूमिका दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये सारा तबका जो पीड़ित तबका है और जो इस देश का, जो यहाँ का
ये सारे प्राकृतिक संसाधनों से वंचित है, उनके हक और अधिकार को लूटने वाले तबके के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार साजिश रच रही है कि उनके हकों को लूटा जा रहा है, उनके आरक्षण को लूटा जा रहा है, उनके रोजगार को लूटा जा रहा है, तो वो सारे तबके इकट्ठा होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेंगे और समाजवादी परचम लहराने का काम करेंगे। आखिरी सवाल होगा, जातीय जनगणना को लेकर के कितनी समाजवादी पार्टी मुखर है और 24 के चुनाव में लेकर जन जन तक क्या पहुंचने की कोशिश करेगी? देखिए, जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश और देश में अगर किसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, वर्तमान समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने कहा कि आप जातियों की जनगणना करिए। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हक और सम्मान की बात करते हैं, तो बिना जातियों की गणना के आप उनका हक और सम्मान नहीं दे सकते। आप सोचिए, हमारे पास डाटा नहीं है कि कितने लोग हमारे पास कितने परसेंट किस जातियों के लोग हैं, तो उनको कैसे हक सम्मान मिलेगा? अगर कोई भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ पे, बिना जातियों की जनगणना के उन योजनाओं का लाभ उस तबके तक नहीं पहुँच सकता। अभी आप बिहार हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा है कि जाति जनगणना कहीं भी किसी भी तरीके से न प्राइवेसी का उल्लंघन करे, न संविधान का। इसलिए जाति जनगणना के आधार पर अगर जाति जनगणना होगी तो नीतियाँ बनेंगी, उन्हीं नीतियों का अमल होगा तो उस तबके तक जाएगा जो वंचित रह गया है, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो विकास से अछूता रह गया है, जो जिसको लाभ मिलना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है, उस तबके को मिलेगा और उसमें भी खुशहाली आएगी, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे जाति जनगणना हो और ये जातियों की जो लड़ाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, वो लड़ाई भी दूर होगी, आपसे भाईचारा बढ़ेगा और विकास और तरक्की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ रामकरण निर्मल जी मौजूद थे, जो लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जातिगत जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव लगातार लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना के हिसाब से ही सबको कौन कितना है, किसकी कितनी हिस्सेदारी बनती है, उसको नीतियाँ बनेंगी और तय होंगे कि किसके पास क्या जाना चाहिए। 1931 में जनगणना हुई थी, तब ब्रिटिश की हुकूमत थी हमारे देश में। उसके बाद से ओबीसी की जनसंख्या की जो है क्या है, कैसे है, कहाँ है, कितने रहते हैं, उसकी गिनती नहीं हुई है। गिनती होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि 24 के चुनाव में जातीय जनगणना है बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इनसे बात हुई, तमाम मुद्दे बातचीत हुई। हालांकि जो जिस तरह से हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के खट्टर जी का जो बयान आया वो कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस इतनी नहीं है कि सबकी सुरक्षा कर पाए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।